और आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बट उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। अभी तक हमने लाइट का डुअल नेचर पढ़ा था। लाइट के डुअल नेचर में क्या होता है, पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नाम के कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके अलावा कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का नाम सुना होगा, कुछ और एक्सपेरिमेंट थे जिसके बारे में जानकारी आपको नहीं दी गई है क्योंकि अभी वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट से भी पता चला था कि ये एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इसका मतलब है लाइट का डुअल नेचर है। उसी तरह से इस आइडिया को जनरलाइज किया था एक फ्रांस के फिजिसिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर वेव्स, मैटर वेव्स क्या होती हैं? मैटर समझते हैं, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, है ना। वेव्स, मैटर और वेव भी दोनों कैसे सोचते हैं? मैटर की डेफिनेशन है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, और वेव की डेफिनेशन है द डिस्टर्बेंस व्हिच व्हेन प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम प्रोपेगेट्स थ्रू आउट द स्पेस। ये डेफिनेशन है वेव की। अब वेव और मैटर एक साथ कैसे सोचते हैं, ये एक ही कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर मैटर का एग्जांपल दो तो क्या दोगे? भाई ये पेन है, मैटर एग्जांपल, और जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? साउंड निकल रही है, दैट इज वेव। तो दोनों अलग चीज़ें। मैटर का एग्जांपल ये है, वेव का एग्जांपल आपका जो साउंड है वो है। तो दोनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है, व्हेन a particle moves with a high velocity there exists collection of waves। इस कलेक्शन ऑफ वेव्स को ही कभी कभी हम वेव पैकेट्स भी कहते हैं। Such collection is called मैटर वेव्स। वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेव की कैरेक्टर है वेवलेंथ। तो मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे होगी? और वो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल का वेवलेंथ है भी कि नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव का जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से पहुंचने से पहले बता दूं कि आपको मूविंग पार्टिकल होना जरूरी है। अब अगर मूविंग पार्टिकल नहीं है तो आप वो वेव नेचर तो होगा लेकिन वो एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, डी ब्रॉगली नाम के एक फ्रांस के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, सॉरी ये अफ्रीकन टाइप से डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कहता है कि अगर आपके पास एक मूविंग पार्टिकल है जिसका मोमेंटम यानी कि P इक्वल्स टू mv, P है, तो उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव होगी जो कि होगी जिसका वेवलेंथ इस एक्सप्रेशन से निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लैम्डा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। खास बात ये है कि यहाँ पे P इक्वल्स टू mv है,
तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो v मस्ट बी इक्वल्स टू ये होता है आपका लैम्डा बाई टी, ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, ये क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ? आंसर देखिए, आंसर ये है, इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए। एक पार्टिकल मूव करेगा तो उसका वेवलेंथ होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। बट इस एक्सप्रेशन से बता क्या रहा है कि अगर इफ v बराबर 0 हुआ, यानी कि वेलोसिटी अगर 0 हुई, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, 1/0 मस्ट बी, मतलब ये तो लगभग इनफाइनाइट आ जाएगा। यही इसका सेंस है। सेंस ये है कि अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो वेवलेंथ इतनी इनफाइनाइट होगी कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आप स्पेस या गैलेक्सी को व्यू करिए, तो गैलेक्सी को व्यू करने के लिए आपको गैलेक्सी के बाहर जाना पड़ेगा ना। इस समय गैलेक्सी हमारे इनफाइनाइट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम गैलेक्सी का ना एक छोर देख सकते हैं ना दूसरा देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वेवलेंथ को मेजर करने के लिए आपको वेवलेंथ के पार जाना पड़ेगा। अभी वेवलेंथ के हम पार निकल गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वेवलेंथ का द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, तो मैं यहाँ से वेवलेंथ डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ जस्ट एक आंटमैन आंट, अगर मैं आंटमैन हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए यही डिस्टेंस इनफाइनाइट हुई, तो ये तो भैया बहुत कुछ हो गया। यानी कि उस हालत में मुझे वेवलेंथ का पता नहीं चलेगा। वेवलेंथ है लेकिन पता नहीं चलेगा। तो जब आप पता कर सकते हैं वेवलेंथ, तब जो होगा वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो कम होनी, वो ज़्यादा होनी चाहिए। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब ये कंपेरेबल हो गए, और जब कंपेरेबल होंगे तब क्या कर सकते हैं, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, दूसरा प्रूफ देखिए कि यही एक्सप्रेशन होल्ड करता है और क्यों, इसे बदल गया। अब देखते हैं, एक काम करते हैं, जस्ट एक एक्सरसाइज है। हमारी अर्थ है, हमारा अर्थ है। अगर दोनों में कॉन्सेप्ट अंतर है, लेकिन मैं जस्ट एक वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बता रहा हूं कि हमारा अर्थ का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, मैं मान ले रहा हूं कि ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। मैं फिर कह रहा हूं दोनों में अंतर है। ठीक है, लेकिन जस्ट आपको एक जस्ट स्पाइस अप करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। तो 30 किलोमीटर पर सेकंड का हमारे पास एक अर्थ है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालना चाहूँगा एसोसिएट विद द अर्थ, तो ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि एच लिखा था ऊपर, यानी कि 6.6 × 10⁻34 जूल्स सेकंड ओवर मास ऑफ अर्थ। तो ये कुछ हम 10 की पावर कितना, 10 की पावर समथिंग लाइक से 15 kg या 30 kg जो भी लिख सकते हैं। चलिए 15 kg मान लिया। ठीक है, मैं जस्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इनटू और 30 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 3 × 10⁴। मैं जस्ट ऑर्डर देख रहा हूँ। तो h मस्ट बी इक्वल्स टू इट विल बी, ये मच कम होता है, 10⁻31 kg तो मास होता है केवल और केवल सन का। तो ये 10⁻34 और ये 6 और ये 3 जस्ट होल नंबर और 10⁻19। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 10⁻19 पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 943 और 53। अब मुझे बताइए कि इस वेवलेंथ को आप कैसे मेजर कर लेंगे जब आपके पास स्केल ही ऐसी है जिसका लीस्ट काउंट कितना है, उसका लीस्ट काउंट है लगभग कितना, लगभग है आपका 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है। वनडे कैलिपर लेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज लेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जस्ट मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है मास का। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जैक्ट कुछ भी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वॉटएवर जो भी यहाँ पे पावर लिखी जाएगी वो सब ऊपर जाएगा, तो इस पावर में इजाफा ही होगा, और इजाफा होगा इसका मतलब ये नेगेटिव पावर और नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, लीस्ट स्केल जो हम लोग जानते हैं वो प्लैंक स्केल, जो कि 10⁻34 मीटर्स पर होती है। ठीक है,
ओके, सो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हैवी पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है विथ सम स्मॉल वेलोसिटी, तो उस हालत में उसका वेवलेंथ इतना शॉर्ट होगा, अगर पार्टिकल हैवी है, उसका वेलोसिटी कम है, तो उसका वेवलेंथ इतना शॉर्ट होगा कि वो आपको एक पार्टिकल नजर आएगा, वेव नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल हल्का हुआ, तो वो मोशन करेगा, और जब मोशन ज़्यादा करेगा तो उसका वेवलेंथ कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट, ये तो जस्ट मैंने एक बेसिक एक्सरसाइज दी थी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट भी किया गया है इस पर, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बट वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं केवल उसका जो जिस्ट है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी वो क्या थी? डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के मद्देनजर रखते हुए हमारे दो साइंटिस्ट, एक का नाम डेविसन था, डेविसन, एंड जर्मर, एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैं पूरा एक्सपेरिमेंट तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका जस्ट बताऊंगा। जस्ट ये था कि इसमें हुआ ये था कि एक निकल का जो है एक इन्होंने क्रिस्टल लिया था, और उसको थर्मोनिक एमिशन के थ्रू उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले थे, जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब में निकाले थे। उसके बाद इन्होंने एक क्रिस्टल लिया था जिसके अंदर स्लिट बनाई थी, और ये पाया गया था कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट कर देता। तो जो डिफ्रैक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि डिफ्रैक्ट हो गया था, इसीलिए मेन काम क्या था इसमें, क्या था इलेक्ट्रॉन सफर्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन किया था, इसलिए गारंटीड है कि इलेक्ट्रॉन विल पॉसेस वेव नेचर। और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो नियर अबाउट 1.3 नैनोमीटर्स के आसपास आया था। ये तो जैसे कैलकुलेशन है, ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन किया है, जिसकी वजह से उसका क्या निकला है, उसका वेव कैरेक्टर सामने आया है। ये सबसे ज़्यादा अचंभे वाली बात है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ये बात नहीं कही थी, और इस बात को मानते हुए हम लोगों ने इसके प्रूफ के लिए हमने कुछ और भी चीज़ें की, जिसमें से अब जो आने वाला है उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग सर और मैक्स बॉर्न, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल करके एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिक्स दिया, जिसको आप क्वांटम मैकेनिक्स जानते हैं, अब जानने हैं, ठीक है। सो हमारे पास अब है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, उसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे, और जब सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वहाँ पर कोई भी आप डिवाइस क्यों ना डिज़ाइन कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी रहती है, और उस लिमिट ऑफ एक्यूरेसी या उस खास बात को हम लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। यानी कि आप कोई भी डिवाइस से काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होने वाली है, 100% कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है। ये मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब आप दो कैनोनिकल या यूँ कह लें कि दो ऐसी क्वांटिटी साथ लेते हैं जो कि इस प्रकार है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल
measure the position and momentum of a tiny particle simultaneously with higher order of accuracy. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एक छोटा सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन को अगर आप, अच्छा इन्फॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंचती है? हम यूँ मान लीजिए कि आप मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? तो आप कहेंगे वेल आप पर लाइट पड़ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हम तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से हम आपको देख पा रहे हैं। सेम केस यहाँ पे भी है। अभी अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में यहाँ पर पेन है, तो मैं इस तरह पहचानूंगा क्योंकि लाइट इस पर पड़ी और पड़ने के बाद मुझ पर पड़ी, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से मुझे दिखाई पड़ रहा है। बट अगर मान लीजिए कि ये पार्टिकल इतना छोटा हुआ कि लाइट इस पर पड़ते ही इसको भी किक कर दे, यानी कि लाइट इस पर पड़ रही है, पड़ने के बाद इसने मुझ पर रिफ्लेक्ट कर दी, लेकिन साथ ही साथ ये पेन जो है ये आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ जाएगा तो मुझे, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यहाँ से हुआ ना, इसलिए मुझे पेन अब भी यहाँ दिखाई पड़ेगा, बट पेन तो आगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पोजीशन मेजर करने में गलती कर दी। ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती बाय नेचर। ठीक वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि कुछ ना कुछ गलती, अनसर्टेनिटी रह जाती है पोजीशन या मोमेंटम मेजर करने में, जब उन दोनों को हम एक साथ मेजर करते हैं, और खास तौर पर टाइनी पार्टिकल्स के लिए। ऑफ कोर्स ये बात सामने आती है कि वेयर वी शुड डॉट लाइन, हम किस पार्टिकल्स को कहेंगे कि छोटा है और किस रेंज के पार्टिकल को कहेंगे तो बड़ा है। तो बता दूं, माइक्रोमीटर जो रेंज है वो आइडियल मानी जाती है। माइक्रोमीटर के नीचे जितने पार्टिकल्स होंगे वो सब छोटे माने जाएंगे, और माइक्रोमीटर के बाद वाले पार्टिकल्स होंगे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि बड़े पार्टिकल्स यानी कि बल्क में माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं और डेल्टा पी से मोमेंटम के अनसर्टेनिटी को डिनोट करते हैं। तो देखिए मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर आपके पास पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, और अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द मोमेंटम डेल्टा पी है, ऑफ कोर्स पी एक वेक्टर है तो उसके पोजीशन में उसके मोमेंटम में आपके पास एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होंगे, तो मैं यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ले रहा हूँ। ये जो अनसर्टेनिटी होगी या तो बड़ी या तो बराबर होगी एक कांस्टेंट जिसको कहते हैं एच बार, या एच बार पॉइंट टू यानी कि एच अपॉन 4 पाई। ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है अभी के लिए। आगे जाकर के आप देखेंगे कि ये डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच बार पॉइंट टू, या इसको हम एच अपॉन 4 पाई कह सकते हैं, या फिर डेल्टा ओमेगा डेल्टा थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये जो क्वांटिटीज हैं जो कि एक साथ लगी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल वेरिएबल्स। ये आप लोगों को नहीं, बट जान लीजिए। ठीक, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी तरह से आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हायर एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। जो सबसे कम एक्यूरेसी है वो एच अपॉन 4 पाई है। इसके बाहर आपको, मतलब इससे ज़्यादा तो अनसर्टेनिटी मिल जाएगी, इससे कम नहीं मिलेगी। ठीक है, इनके प्रोडक्ट। ठीक, अब इसका एक जरा हम देखते हैं एप्लीकेशन। अच्छा एक बात सोचिए, अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया एटम जो होगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस बीच में होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, अभी न्यूट्रॉन का चैडविक थ्योरी बाकी है, और साथ में
ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट अभी इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स अभी के लिए, और न्यूट्रॉन्स ज़्यादा काम नहीं करते एक्सेप्ट मास गेन कराने के। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी न्यूक्लियर फिजिक्स में फेल हो जाती है। फिलहाल हमें पता है कि आपके पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे यहाँ पर है, क्योंकि अभी रुका हुआ है। और आप देख कैसे पा रहे हैं? क्योंकि लाइट इस पर पड़ रही है और पड़ने के बाद आप तक पहुंच रही है। अब अगर लाइट इस पर पड़े और ये ट्रांसलेट कर जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेगा यहीं पर, बट वास्तविकता में वो कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि हमेशा आप पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट नहीं देख सकते। ये एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात और, एक काम करते हैं, आज थोड़ा गड़बड़ करते हैं। आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। मजा आ गया? ठीक है, हम उल्टा कर दें, हम कहते हैं कि भाई नहीं, प्रोटॉन जो होगा वो यहाँ होंगे और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अंदर होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो मैं बता चुका हूँ आपको कि न्यूक्लियस की डायमेंशन होती है वो फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर की होती है। तो मान लेते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो फेम्टोमीटर के ऑर्डर का, तो नापने में जो एरर भी होगी वो भी फेम्टोमीटर के ऑर्डर की होगी, उससे कम नहीं हो सकती। यानी कि डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 to the power minus 15 टाइम्स डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसका वैल्यू ऑर्डर के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एच बार को हम लिखते हैं 1.094 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है, इसको क्वांटम एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी की अगर वैल्यू निकालने जाऊंगा तो ये 10 की पावर माइनस 34 से निकलेगा। ये एच 4 पाई तो कांस्टेंट है, मैं केवल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। और ये कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 15। तो डेल्टा पी का जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 549 एंड 49। ठीक है, और ऑफकोर्स आप जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है, एनर्जी जो होता है वो p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। हाउएवर जो इलेक्ट्रॉन सबसे कम नापा गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में नापा गया है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रहना है तो उसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होनी चाहिए, बट एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का वो नहीं बता रहा मैं। ठीक, ओके। सो कुछ बातें और, अभी अभी आपने देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपको पोजीशन और मोमेंटम दोनों नहीं पता चल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन को हायर एक्यूरेसी नापने की तो बात भूल जाइए। प्लस अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, हमने पहले कहा था हमने इलेक्ट्रॉन की गतिविधि देखी है, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन का साइज वगैरह पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूंकि इसकी और प्रॉपर्टीज भी हमने देखी हैं तो हमने उसको फर्म आयाम यानी कि फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर का साइज का बता दिया, बट एग्जैक्ट रेडियस क्या है वो हमें अभी भी नहीं पता है। क्लियर? अच्छा, कुछ बातें और। बातें ये हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता चलाता है, जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता चलाता है वैसे वैसे होता क्या है कि उसका स्पेस में पोजीशन बता पाना बहुत 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 मुश्किल होता है। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ पर है, इस पूरे स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आप कहेंगे भाई कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पर भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक पोजीशन बता पाना मुश्किल है। इस समय हम लोग ऐसी हालत में हैं कि इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं, और ख़ास तौर पे तब जब हमको ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। आपको पेन दिख रहा है? दिख रहा है। आपको मेरी साउंड दिख रही है? कहाँ पर है? नहीं दिख रही। साउंड लोकलाइज नहीं होती, यानी कि वेव जो होती है वो एक लोकेशन पर नहीं होती, लेकिन जो पार्टिकल होता है वो लोकलाइज होता है, यानी कि वो एक लोकेशन पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हम बता पाना बहुत मुश्किल है।
ठीक है। तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट लोकेशन ना पता करके उसको हम डिफाइन करते हैं विद अ लेटर, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको बोलते हैं साई, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, ये होता है, ये है क्या, ये है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन असल में एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है। तो हम बता दें जो साई होता है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, ये लगभग है। ठीक है, तो बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा वो उसका आप केवल और केवल प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट लोकेशन एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता सकते। और कंप्लीट लोकेशन बताने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ वो प्रोबेबिलिटी जो होगी, वो मैं जैसे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वो प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर होगी। अब मॉड ऑफ वेव फंक्शन का स्क्वायर का मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, बस ये जान लीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन होता है ऑफ कोर्स थ्रू आउट द स्पेस है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की एक्सप्रेशन जाएगा, और इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाई होती है तो आप कहेंगे पार्टिकल वहां पे पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, और अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लो होती है तो आप कहते हैं पार्टिकल के पाए जाने की डेंसिटी कम है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर मैं, ये है तो एक वेव फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फंक्शन वाला चैप्टर हम आपको रिलेशन फंक्शन में बता चुके हैं। आपके पास ये एक्सिस है, ये से स्पेस एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और आपके पास वेव फंक्शन है तो उसने कोई कर्व बनाया। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल बता दूं कि आपको एरिया देता है, क्या देता है, एरिया देता है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक एरिया यहां पर है और एक एरिया यहां पर है, अगर मैंने कहा इसका एरिया A1 है, हमने कहा इसका एरिया 2 है, सच दैट कि A2 इज ग्रेटर देन A1, तो आप कहेंगे पार्टिकल जो होगा वो A2 में पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी A1 के मुकाबले, यानी इसका जो वैल्यू अगर बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी पाए जाने की, और अगर 0 होगा तो नहीं होगी। उसके बाद हम लोग, अच्छा अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ट्रेजेक्ट्री का नाम सुना है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। ठीक है, तो अभी आप क्या करते आ रहे हैं, आपने कोई भी मोशन को पढ़ने की शुरुआत कहाँ से की है, न्यूटन बाबा से। न्यूटन बाबा क्या कहते हैं, न्यूटन बाबा कहते हैं कि भैया हमारा फार्मूला F इक्वल्स टू एम ए लगाओ, F इक्वल्स टू एम ए, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पर एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का चेंज होता है, ऑफ कोर्स इंक्रीज इन वेलोसिटी कहेंगे, नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, और F इक्वल्स टू होता है, यहां से आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल बता सकते हैं, बट F इक्वल्स टू एम ए क्वांटम मैकेनिक्स में फेल हो जाता है कुछ वजहों से। पहली वजह ये है कि आप वेलोसिटी ऐसे नहीं बता सकते। वेलोसिटी बताने के लिए आपको क्या करना है, वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या पता चलेगा, जब आपको एक पोजीशन वेक्टर पता होगा, फिर दूसरा पोजीशन वेक्टर पता होगा अपॉन टाइम, टाइम तो पता चलेगा, घड़ी है आपके पास, लेकिन पोजीशन वेक्टर पता करने के लिए पोजीशन का तो पता होना जरूरी है, और पोजीशन ही तो अनसर्टेन है। अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ के आए, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन नहीं पता सकती, इसलिए वेलोसिटी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकता हमारे पास। अब वेलोसिटी का कैलकुलेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स कैसे बदल जाएगा। इस हालत में आप F इक्वल्स टू एम ए का इस्तेमाल ना करके इसका क्वांटम एनालॉग लेते हैं, और क्वांटम एनालॉग ऑफ F इक्वल्स टू एम ए जो है वो ये न्यूटनियन इक्वेशन थी। तो एक फिजिसिस्ट और थे जिन्होंने इस पर काम किया था, और उनका नाम है सर एरविन श्रोडिंगर। तो नेक्स्ट इज श्रोडिंगर इक्वेशन।
एरविन श्रोडिंगर सर ने एक इक्वेशन दी थी, हालांकि इक्वेशन दो हैं और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो मस्ट है, बट चूंकि अभी आप इतने लेवल पर नहीं है इसलिए मैं छोटी वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ। और जो इक्वेशन है उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है भाई, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ बता रही है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बताने वाली है वो ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आप जानते हैं कि ई यानी कि एनर्जी जो होती है किसी भी मैकेनिकल, आपके पास कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है उसमें जो एनर्जी होगी वो दो फॉर्म में होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब क्योंकि पार्टिकल पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकते इसीलिए हमको वेव फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता होगा हमने आपको ऑपरेटर्स बताए थे। ऑपरेटर का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेटर्स जो कि एक टूल पे काम करते हैं, एक एलिमेंट पे काम करते हैं और वो ट्रांसफॉर्म करके उसको कुछ ना कुछ करके दूसरी चीज बना देते हैं। जैसे हमने कहा 2 into 3, तो 2 और 3 एलिमेंट्स थे, इनको हमने कुछ किया और वो 6 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, वो बाइनरी ऑपरेटर है। वैसे ही यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर चलते हैं, केवल एक ही ऑपरेटर का नाम ले रहा हूँ और वो ये है। इस ऑपरेटर को हायर जब आप क्लास में जाएंगे तो इसको आप पढ़ेंगे, ये एच होता है, जहां पर एच को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये एक एनर्जी ऑपरेटर है। ठीक है, और जिसका डायमेंशन क्या होगा, जिसका डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं और फिर आज का क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि अगले बार जब हम आएंगे तो हम आपको इस इक्वेशन की वजह से डेवलप हुए 4 चीजों के बारे में बताएंगे। अच्छा, तो आपको जानते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी विच वॉज इक्वल्स टू p²/2m। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन किससे डिफाइन होगा, ke + v। ठीक है, तो हमारे पास ke क्या है, हमारे पास ke है IH/2m, नहीं IH/del/x। ये एक ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर्स को बोलते हैं। ठीक है, और ये p² है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा /2m, और ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे एक्ट करेगा यानी कि साई पे एक्ट करेगा प्लस v साई। ठीक है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, और जब हम इसको किसी ना किसी वेव फंक्शन पे रिट्रीट कराएंगे तो ये हमें देगा h साई इक्वल्स टू दिस, यानी कि e साई, h साई वाज e साई, तो h e साई को लिख सकते हैं क्या, -h/2m d2 साई dx² प्लस v साई। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ब्यूटीफुल बहुत है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों का यूज़ किया, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने आपको बता रखा था कि जो वेव फंक्शन होगा वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, और जब भी एक वेरिएबल से ज़्यादा फंक्शन आते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर ये बात आपको केवल ये समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका बेसिस है। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको एनर्जी निकालने को नहीं आएगा, बट ये है कि श्रोडिंगर क्वेश्चन क्या होती है, उसका बेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले बार जब हम लोग आएंगे तो क्वांटम नंबर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस के ऊपर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए V3 बाय द साइंस ब्रिगेड। तब तक के लिए धन्यवाद।